दोस्तों, ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हमें ऐसा फ़ैसला लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जो हम नहीं चाहते। मेरी ही ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जेठ से शादी करूँगी। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी इस कदर बर्बाद हुई थी कि मैं कहीं की ना रही। आखिरकार जेठ जी ने ही मुझे सहारा दिया और मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया। मैंने ये सब अपने बच्चे के खातिर किया था, अपने बच्चे के भविष्य के खातिर किया था। लोग इस कहानी को गलत भी समझेंगे, लेकिन मेरी नज़र से देखेंगे तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। मैंने सिर्फ़ अपने बच्चे के भविष्य के खातिर ये कदम उठाया था। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ मैं सही किया या गलत कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं अपना फ़ैसला सही लिया है या गलत लिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ अपनी ही कहानी। जब जेठ जी के बच्चे को दूध पिलाती तो जेठ जी सर पर आकर खड़े हो जाते। मुझको बहुत शर्म आती, मगर जेठ जी को कुछ न कहती, क्योंकि जेठ जी मुझे 20,000 रुपये देते और मैं अपना 20,000 हरगिज़ गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक रात जेठ जी का बच्चा बुखार में तपने लगा। जेठ जी ने दवाई दी और कहने लगे आज रात मैं उनके कमरे में रुक जाऊं। मैं मान गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब जेठ जी मेरे करीब आए और कहने लगे कि उनका भी दूध पीने का मन कर रहा है, जिसे सुनकर मेरे जज्बात उठने लगे। मेरा जेठ तो पति के मुकाबले काफ़ी तंदुरुस्त था। जेठ को देखकर मैं अपने आप पर काबू न कर पा सकी और फिर जेठ जी ने बच्चे के साथ साथ ही मेरे पति की तनख्वाह बहुत ही ज़्यादा कम थी। बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा हो पाता। फिर उस पर मेरा छोटा सा चंद महीने का बच्चा, मैं उसे छोड़कर घर के कामकाज के लिए कहीं न जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी भी कर सकती थी। एक बार जेठ जी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं पूरा सोच में पड़ गई थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति मुझे इस बात की इजाज़त न दे। वे काम ही कुछ अलग सा था। वे कहने लगे कि उसकी कोई जानने वाले हैं क्या, क्योंकि उन्हें एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। जब जेठ जी ने मुझे ये बात कही तो मैं उनकी बात सुनकर चुप सी हो गई थी। वे कहने लगे कि वे बहुत ही अमीर हैं और उसे अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। उसके खातिर तो वे उस औरत को भी बहुत अच्छी कीमत भी देंगे। मैंने कहा जेठ जी, मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं किसी से पूछकर आपको उस औरत के बारे में ज़रूर बताऊंगी। बात हो जाने के बाद मैं मन ही मन सोचने लगी, जेठ जी के पास इतना पैसा है और एक मेरे पति के पास इतनी कमाई भी नहीं कि घर का खर्च चलाया जा सके। जेठ जी की पत्नी भी इतनी खूबसूरत थी, उसे घर का कोई कामकाज भी करना नहीं पड़ता था। खैर, मैंने सोचा कि मुझे क्या इन सब से लेना देना। मैंने ये बात जाकर अपनी पड़ोसन से कही, तो पड़ोसन मुझे कहने लगी कि तेरे जेठ को किसी और औरत की ज़रूरत क्यों है? मैंने कहा कि क्या मतलब है? वह कहने लगी तू ही उसके घर जाकर उसके बच्चे को संभाल ले, तो तुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और वैसे भी बात तो ये घर की ही है ना। पड़ोसन की बात सुनकर मैं उसे कहने लगी, अरे तू पागल है क्या? वह मेरा जेठ है, ये सब अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हम लोग रिश्ते में हैं। मेरी बात सुनकर मेरी पड़ोसन मुझे कहने लगी, अरे रिश्तेदार रिश्तेदार के ही तो काम आएगा, नहीं तो फिर उसके काम कौन आएगा? और वह तो तेरे पति का सगा भाई है, उसका काम भी हो जाएगा और तेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। मैं मन ही मन सोचने लगी और फिर मैंने कहा, किस बारे में देखते हैं, पता नहीं मेरे पति को ये बात पता चलेगी तो वह क्या कहेंगे। बात ख़त्म करके मैं फिर अपने घर वापस आ गई। घर आई तो वही घिसी-पिटी ज़िंदगी, सूखी रोटी और खाने को लाले पड़ते। मैं अपने बच्चे के लिए भी अच्छी परवरिश नहीं कर पाती थी। मेरे जो जेठ थे, वे विदेश में जाकर खूब कमाई करके हिंदुस्तान वापस आ गए और यहाँ पर उन्होंने खुद का बिज़नेस शुरू किया। एक मेरे पति थे जो पूरे निठल्ले थे, दिन भर पीकर अपनी ज़िंदगी पूरी करते थे। सास के गुज़र जाने के बाद मेरे पति को ऐसे नशे की लत लगी कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे उल्टा मुझ पर ही हाथ उठाने लगता। मैं अब भी अपनी इस घिसी-पिटी ज़िंदगी में ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। मेरा बेटा बहुत छोटा था, इसी वजह से मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी। अब घर आकर मैं मन ही मन सोचने लगी कि मुझे जेठ जी की को बता देना चाहिए कि मैं उनके बेटे की परवरिश करने के लिए तैयार हूँ। शायद वे मेरी वजह से ना कर दें, लेकिन मैं एक बार बात करके देखती हूँ। उन्हें कहूँगी कि मेरी हालत बहुत ख़राब है और मुझे उनके बेटे की परवरिश करके थोड़े बहुत पैसे मिल जाएँगे, उससे मैं अपना घर का गुज़ारा कर लूँगी। और वैसे भी जेठ जी को हमारे हालातों के बारे में अच्छे तरीके से पता भी था।
मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद की खातिर मुझे ये कदम उठाने के लिए मैं तैयार थी। हालाँकि दूसरे बच्चे को गोद में भरना, अपने ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातिर मुझे ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे भी अपनी पड़ोसन की बात ठीक ही लग रही थी। मैं सोचने लगी कि सबसे पहले मैं अपने जेठ जी से बात करूँगी। अगर वे मुझे अपने बेटे की परवरिश के लिए रख लेंगे तो मैं उनसे फिर तनख्वाह भी पूछूँगी, और उन्होंने मुझे तनख्वाह कम बताई तो मैं उनके बेटे की परवरिश बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा है और उसकी परवरिश के लिए मुझे उसको वक़्त देना पड़ता था। और आज की तारीख में महँगाई इतनी बढ़ गई है कि थोड़े पैसों से घर का गुज़ारा कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं भी मन ही मन बैठकर यही बातें सोच रही थी कि तभी मेरा पति घर के अंदर दाखिल हुआ। आज उसका मूड भी ठीक-ठाक था। मैंने सोचा चलो इसी बहाने से इनसे बात भी कर लेती हूँ। मैं पानी देने के बहाने उनसे बात करने लगी, पर वे मुझे कहने लगे कि क्या बात है, आज तक तो तुमने कभी एक गिलास पानी तक न दिया, आज क्या ज़रूरत आन पड़ी? मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि मैं जेठ के यहाँ काम कर लेती हूँ। ये बात सुनकर वे मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखने लगे। इसके आगे मेरे से कह पाना बड़ा ही मुश्किल था। मेरे साथ माथे से पसीने छूटने लगे। कहीं मेरा पति मुझे ही उल्टा चाँटा ना दे मारे। फिर मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, जेठ जी कुछ दिनों पहले मुझे कह रहे थे कि उन्हें अपने बेटे की परवरिश के लिए किसी औरत की ज़रूरत है। अगर मैं उन्हें बता दूँ तो बहुत ही अच्छा होगा, और मैं सोच रही थी कि अगर मैं ही उनके बेटे की परवरिश कर लूँ, तो इसके बदले मुझे अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी और हमारा घर का गुज़ारा भी हो जाएगा। जब मैंने पूरी बात कही, तभी मेरे पति के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया और वे मुझे गुस्से से कहने लगे कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई के घर जाने की। मैंने कहा लेकिन तुम्हारी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। तुम जो कमाते हो वे सारा का सारा अपने नशे में उड़ा देते हो। तो मेरे बच्चे का क्या होगा? मैंने कहा कि अगर वे मुझे अच्छी खासी तनख्वाह देंगे तभी मैं काम करूँगी, नहीं तो मैं इनकार करके वापस चली आऊँगी। मेरे पति बार-बार मुझे इनकार ही कर रहे थे, लेकिन मैं बार-बार उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब मेरे पति ना माना, तो मैं भी गुस्से से कहने लगी, "तो फिर तुम ही कल से मुझे 500 हर दिन का दोगे। अगर नहीं दिया, तो तुम इस घर पर मत आना, बाहर ही कहीं पड़े रहना।" ये सुनते ही पति कहने लगा, "ये कौन-सी बात हुई?" मैंने कहा, "ऐसी ही बात है। यहाँ पर मैं अपना खाना-पीना नहीं देख पा रही, जिसकी वजह से मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। तो मैं अपने बच्चे को कैसे तंदुरुस्त करूँगी? उसे भी पोषण की ज़रूरत होती है।" फिर मेरा पति कुछ देर तक चुप रहा और फिर मुझे कहने लगा कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। अगर तनख्वाह कम हुई तो मैं तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं कल ही उनसे बात करूँगी। अब मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। अगर हमारे घर के हालात ठीक हो जाएँ तो कितना ही अच्छा होगा। यही सोचते-सोचते दूसरा दिन भी शुरू हो गया। तो मैं घर का कामकाज करके तुरंत अपने बच्चे को लेकर अपने जेठ जी के घर चली गई। मेरे जेठ जी का घर हमारे घर से पूरा आधा घंटा दूर था। जब मैं उनके बंगले पर पहुंची, तो उनका बंगला बाहर से इतना खूबसूरत था कि मैं देखकर हैरान रह गई। यहाँ पर मैं हर बार आती-जाती नहीं हूँ, जब कभी कोई ज़रूरत होती थी, तभी हम आते हैं। मान लो जैसे 1 साल में 2 बार, नहीं तो हमारा जेठ जी साथ इतना कोई ख़ास रिश्ता नहीं है। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई, तो जेठानी जी फ़ोन पर बात कर रही थीं, दूसरी साइड उनका बच्चा ज़ोरों से रो रहा था। जेठ जी ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे और मुझे देखकर कहने लगे, "सानिया, तुम यहाँ पर?" मैंने कहा, "हाँ जेठ जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी।" तभी जेठ जी मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। उनका कमरा देखकर तो मैं पूरा चौंक गई थी। उनका कमरा दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तभी जेठ जी मुझे कहने लगे कि हाँ बताओ सानिया। मैंने कहा, जेठ जी आपने मुझे उस दिन कहा था ना कि आपको अपने बच्चे की परवरिश के लिए किसी औरत की ज़रूरत है। तो जेठ जी मुझे कहने लगे, हाँ हाँ मैंने कहा तो था, वह औरत कहाँ है? जेठ जी की बात सुनते ही मैंने कहा कि वह औरत मैं ही हूँ। ये सुनते ही जेठ जी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मैंने कहा, "जेठ जी आप गुस्सा मत होना, आपको आपके बेटे की परवरिश के लिए एक औरत की ज़रूरत है, और आप माँ का फ़र्ज़ निभा सकें, और दूसरी तरफ मुझे भी कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आपके बेटे को सँभालने से मेरे घर के हालात ठीक हो जाएँगे, तो ये तो काफ़ी बेहतर रहेगा।" जेठ जी मेरी बात सुनकर कहने लगे, "तुम्हारा खुद का एक छोटा बच्चा है, तो तुम कैसे मेरे बच्चे को सँभालोगी?" मैंने कहा, "उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, मैं आपके बच्चे को भी अपने बच्चे जैसा ही परवरिश करूँगी।" कुछ देर जेठ जी शांत रहे और फिर सोचने लगे और फिर मुझे कहने लगे
कि अच्छा ठीक है। ये बात सुनकर मैंने कहा, जेठ जी तो फिर आप मुझे कितनी तनख्वाह देंगे? जेठ जी मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हें महीने का 20,000 दूँगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरी आँखें तो फटी की फटी रह गई थीं। मैंने कहा क्या जेठ जी? जेठ जी कहने लगे कि क्या तुम्हें ये रकम थोड़ी लग रही है? मैंने कहा कि नहीं, नहीं, फिर मैं चुप हो गई। जेठ जी मुझे कहने लगे कि तुम आज शाम से ही बच्चे की परवरिश करने के लिए घर पर आ जाना। ये सुनकर मैं खुशी से वहाँ अपने घर वापस आ गई और मैं घर आकर अपने पति को बड़ी खुशी से ये बात बताई। मेरे पति भी ये बात सुनकर चौंक गए और वह कहने लगे कि एक मेरा भाई है जो इतना पैसा कमाता है और एक मैं हूँ जो नशे की लत की वजह से आज अपने बच्चे को अच्छी खुराक भी नहीं दे पा रहा। ये सुनते ही मैंने कहा कि आप चिंता मत करें, हमारे घर के हालात जल्द ही ठीक हो जाएँगे। अब मैं दिन भर का काम जल्दी-जल्दी करने लगी ताकि मैं शाम को उनके बच्चों की परवरिश करने के लिए जा सकूँ। घर का काम करने के बाद मैं अपने जेठ जी के घर के लिए रवाना हो गई थी। मैंने अपने साथ अपने बच्चे को गोद में उठाया भी हुआ था। आधे घंटे के सफ़र के बाद जब मैं उनके बंगले में दाखिल हुई, तो जेठानी जी मुझे नाक चढ़ाते हुए कहने लगी, "पता नहीं मेरे पतिदेव को आखिर क्या हुआ है? वे बच्चे के खातिर किसी भी गरीब औरत को घर में बुला लेते हैं।" जब जेठानी ने ये बात मुझे कही तो ये बात मुझे बड़ी ही ख़राब लगी। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन रिश्ते में उनकी देवरानी लगती हूँ। वे कम से कम इस रिश्ते का तो लिहाज़ कर सकती थी ना। लेकिन मैं ज़्यादा बहस न की और फिर चुपचाप मुझे जेठ जी की आवाज़ आई और फिर वह मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। कमरे में जाते ही जेठ जी मुझे कहने लगे कि देखो मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। वह मेरी पत्नी जो है, वह ज़्यादातर अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती और वह ज़्यादातर किटी-पार्टी करती है, शॉपिंग-वॉपिंग में लगी रहती है, जिसकी वजह से वह अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती। मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई की पत्नी हो, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि ये ना हो कि तुम यहाँ अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देने लगो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा भी बहुत छोटा है और उसे भी एक माँ की ज़रूरत है। तो तुम मेरे बच्चे को माँ जैसा प्यार दोगी। ये बात सुनते ही मैं जेठ जी से कहने लगी कि जेठ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आपके बच्चे में कोई फ़र्क नहीं देखूँगी, उसे भी माँ की ममता जैसा ही प्यार दूँगी। मैं एक नौकरानी के साथ फिर कमरे में चली गई। वह कमरा उस बच्चे के लिए बना हुआ था। वह बच्चा बहुत ज़ोरों से रोए जा रहा था, शायद वह भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे चुप कराया। कुछ ही देर में वह बच्चा भी सो चुका था, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़ा ही गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार-बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की बार-बार कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक़्त जेठ जी का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे ही सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अजीब-सी बेचैनी देखी। कुछ ही देर में जेठ जी का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लपक के मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बेटा अभी रो देगा, इसीलिए मैंने उस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौनों से बहक गया। मैंने उस बच्चे को सुलाया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में ऐसा भी एसी भी ऑन था और फिर अपने बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ उसका भी सोने का वक़्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला दिया, लेकिन मैं सोच रही थी कि उसे लिटाया कहाँ जाए, बेड तो जेठ जी के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर ही लिटा दिया और ख़ुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अभी कुछ देर ही हुई थी, मुझे वहाँ बैठे हुए कमरे का दरवाज़ा खुला, एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई और उसके साथ में दूध का गिलास था। वह उसने मुझे थमा दिया था। मैं उसे हैरत से देखने लगी, लेकिन वह मुझे कहने लगी, "मालिक कह रहे हैं, इस दूध को तुम खुद पियोगी और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी लाकर दूँगी, वह भी सारे के सारे तुम्हें ही खाने खाने पड़ेंगे।" ये सुनकर मैं बड़ी हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, "मैं ये सब कैसे खाऊँगी?" मैं नौकरानी से कहने लगी, "मालिक का हुक्म है।" वह कह रही थी, "आप अच्छा खाएँगी, अच्छा पिएँगी, तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा।" ये सुनकर मैंने दूध का गिलास भी पी लिया। पूरे 1 साल के बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज़ बस 2 घूँट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली-सी चाय ही पीने को मिलती थी। साथ ही साथ न जाने क्यों मेरी आँखों से आँसू भी बहे जा रहे थे। वक़्त भी इंसान को कैसे-कैसे दिन दिखाई देता है। कहाँ मैं एक रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहाँ की हर चीज़ें लाकर रखी थीं। सिर्फ़ इस जेठ जी के बच्चे की वजह से 4-5 दिन में मेरी सेहत काफ़ी फ़र्क आने शुरू हो गया था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की थी वह यह थी कि जब जेठ जी के बच्चे को
कमरे में लेकर आती तो कुछ देर बाद जेठ जी किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाते और मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा करते। मुझे उलझन सी महसूस होती, फ़ौरन ही मैं उस बच्चे को गोद से उतार देती। वे मुझे अपने बेटे के बारे में पूछने लगते। मुझे अपने जेठ जी की हरकत बहुत बुरी लगती थी। वह क्या कमरे में बिना इजाज़त के चले आते हैं। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा, तो फिर एक दिन मैंने गुस्से में कह दिया कि देखें, मुझे यूँ अच्छा नहीं लगता बार-बार कमरे में कोई आए। आप मेरी बातें सुनकर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। वे कहने लगे, सच्ची-सच्ची बात बताऊँ आपको? मैंने कहा, जी बताइए। वे कहने लगे, देखो, मैं आपको जो खाने-पीने में इतनी चीज़ें पेश करता हूँ, बस सिर्फ़ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे ये वहम रहता है कि आप मेरे बेटे के बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़्यादा उसे तवज्जो देती हैं। मैं अगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर ही रह गया। वह क्या समझता था? वह मुझे क्या बेईमान समझ रखा है? उसके फ़िक्र में मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी, उसके बेटे को पूछूँगी भी नहीं या उसके बेटे को भूखा रखूँगी। मैंने कहा, जेठ जी, मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफ़ा भी करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, आप किसी और औरत को रख लें। ये कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वह मुझे पीछे से पुकार रहा था, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ न रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब ज़रूर थी लेकिन बेगैरत हरगिज़ नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ पर रुक जाती? मैं अपने बच्चे का हक़ उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख़याल भी बख़ूबी निभा रही थी। जब तक मैं वहाँ होती थी, उसके बच्चे को ही सँभालती थी और अपने बच्चे को उसके खिलौनों से बदलती रहती थी। हालाँकि मेरे बेटे का हक़ था कि मैं उसे ध्यान देती। उसी रात मुझ पर एक मुसीबत भी टूट पड़ी। मेरा पति वापस घर नहीं आया था। रात के 12 बजे मैं बहुत ही परेशान थी, जब मुझे फ़ोन आया कि किसी ने मुझे ये बताया कि मेरे पति को दिल का अटैक आया है। ये मैंने सुना ही था कि मैं अस्पताल पहुंची और मेरे पति की मौत हो चुकी थी। जब मुझे डॉक्टर ने आकर यह खबर दी कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं वही बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने पति के मुर्दा शरीर को। मैं फूट-फूट कर रोने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। सुबह ही मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया। वह रात यूं ही रोते-रोते मेरी गुजर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे को यह खबर भी न थी कि उसके बाप का देहांत भी हो चुका था। जो भी मुझे और मेरे बच्चे को देखता यही कहता कि तुम जवान हो और ये बच्चा मासूम सा, आगे की ज़िंदगी तुम दोनों कैसे काटोगे? तुम्हारा पति तो तुम्हें इस जवानी में ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। लोगों के अल्फाज मुझे बार-बार परेशान कर रहे थे। मैं शौक से बैठी थी कि जब अगले दिन घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ी-सी गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे उस गाड़ी के साथ भागते-भागते आए थे। हर कोई आँखें फाड़-फाड़ कर उस कार की बड़ी-सी गाड़ी को देख रहा था। या फिर हमारे छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मैंने जेठ जी को देखा। जेठ जी सबको नज़रअंदाज करते हुए भागते हुए मेरे पास आए थे। हालांकि नज़ाकत से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि उन्हें ये खबर मिल चुकी है कि उनके भाई का कल रात मौत हो चुकी थी। वे मुझसे हमदर्दी करने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी तो जेठ जी मुझे कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, दरअसल मैं तुम्हें यही बताने आया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह तो अब नौकरानी के पास भी चैन से नहीं रहता, बस दिन-रात रोता ही रहता है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा-सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं, तो भला मैं उसकी मुँह बोली माँ पर एकदम कैसे यकीन कर सकता था। जेठ जी ने जब ये बात कही तो मुझे अपनी जगह पर ठीक ही लगे थे। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे और फिर वहाँ से चले गए। मेरे पति की मौत हो चुकी थी मगर घर का राशन भी ख़त्म होने को था। वहीं मुझे बार-बार नौकरानी का फ़ोन भी आ चुका था कि जेठ जी का बेटा बड़ा ही बीमार है। वह सिर्फ़ मेरी ही गोद में उसे सुकून मिल सकता है। मुझे उस बच्चे की भी फ़िक्र थी। आखिर में एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम सा बच्चा था। भला मैं दूसरे बच्चे को कैसे ना फ़िक्र कर सकती थी। इसी रोज़ मैंने जेठ जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बड़ी-सी गाड़ी भिजवा दी जिसमें बैठकर मैं जेठ जी के घर पहुँची थी। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे जेठ जी के बच्चे को गोद में उठाया तो वह फ़ौरन ख़ामोश हो गया और वह मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत ही हो चुकी थी।
वक़्त वह मेरे पास ही रखता। देखकर जेठ जी बहुत ही खुश हुए। फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम अगर ठीक समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूँगा। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से तुम यहीं रह लो। जेठ जी की बात मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो जेठ जी का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। वह उसका ख़्याल भी रखा करते थे और जेठ जी जो चीज़ अपने बेटे के लिए लेकर आते, वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आया करते थे। तो जेठानी जी का भी कुछ अता-पता भी नहीं था। वह कब घर आ रही हैं, कब घर से जा रही हैं। जेठ जी को भी खबर न थी कि हर वक़्त उनकी शॉपिंग और दोस्तों के साथ किट्टी पार्टियाँ होती हैं। कई बार तो वे दूसरे मुल्क अपनी-अपनी सहेलियों से भी मिलने के लिए जाया करती थीं। उन्हें इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि उनका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने पति को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता था। अक्सर एक दिन जेठ जी के बेटे की तबीयत खराब हो गई। मैं क्वार्टर जाने लगी तो जेठ जी मुझे कहने लगे कि आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत खराब है और वह सिर्फ तुम्हारे पास ही आकर शांत होता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को जेठ जी का बेटा भूख की शिद्दत से जागा। मैं दूध देने लगी मगर तभी जेठ जी कमरे में चले आए और मैं अपने ही ध्यान में बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर जेठ जी के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वह सो चुका था और उसकी तबीयत भी अब कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर जेठ जी मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर बोले। वह सुनकर तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन ही निकल चुकी थी। जेठ जी कहने लगे कि देखो जो मैं कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो न सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी उसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें कोई ख़ास बात मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ख़्याल रखती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मैं इसकी माँ का दर्जा दिया है, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जेठ जी की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं फ़ौरन कहने लगी कि मुझे सिर्फ़ अपने पति से मोहब्बत है, मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फ़ौरन ही वापस अपने क्वार्टर में चली गई। मगर जेठ जी कहने लगे कि तुम्हें इस फ़ैसले का हक है, तुम जो कहोगी वही करूँगा। जेठ जी का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। उसे तो अमीरों वाला आराम और ऐशो-आराम भी मिल रहे थे। मैंने बहुत सोचा, जब अपने बच्चे के भविष्य को देखा तो मजबूरन मुझे जेठ जी का फ़ैसला मानना पड़ा। मगर मुझे जेठानी की तरफ से बड़ी बेचैनी थी। जैसे ही मैं जेठ जी से शादी करने के लिए हामी भरी, तो जेठ जी ने फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। वह चीखने-चिल्लाने लगी, कहने लगी, मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते और इस गँवार से शादी करके तुम कैसे खुश रह सकते हो? मैं एक खूबसूरत औरत हूँ और इसे देखो एक नौकरानी की तरह लगती है। लेकिन जेठ जी ने साफ कह दिया, तुम्हारी खूबसूरती देखकर ही मैं तुमसे शादी किया था, लेकिन क्या फ़ायदा इस खूबसूरती का कि तुम ना अपने घर को देखती हो और ना ही तुम अपने बेटे पर ध्यान रखती हो। तुम्हें तो बस सिर्फ शॉपिंग और किटी पार्टी ही करनी है। मैंने तुमसे प्यार किया था, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने ना तो बच्चे पर है और ना ही पति पर। तो क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरत औरत का, जो अपने पति और अपने बच्चे का ही ध्यान ना रख सके। जिसे तुम नौकरानी कह रही हो, उसे देखो अपने बच्चे की खातिर क्या कुछ कर रही है। दूसरों के बच्चों को भी माँ का प्यार दे रही है। मगर जेठ जी ने उसे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड व जितना ऐशो-आराम कर रही थी, वह जेठ जी के पैसों से था। जेठ जी ने उससे पैसे ले लिए तो वह कंगाल हो गई और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी मुझे लगता है कि मैंने यह फ़ैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब जेठ जी की मोहब्बत की तो मैं खुद को खुदकिस्मत समझने लगी। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वहीं जेठ जी के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैं अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसने कैसे एकदम से बंद रास्ते खोल दिए और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।